सो नाउ व्हाट इज हंट्स रूल? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हंट्स रूल आखिर है क्या, हंट्स रूल क्या कहता है। सो हंट्स रूल क्या कहता है? हंट्स रूल का जो बेसिकली अगर पूरा नाम देखेंगे तो इट इज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। अब आप बोलेंगे सर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल का क्या मतलब है? तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के आखिर क्या कहता है? वो ये कहता है कि ना कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अनपेयर्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो बेसिकली है ना पहले एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि वो हर ऑर्बिट में फिल कर सके, हर ऑर्बिट को वो फिल कर सके। पहले वो कोशिश ये करेंगे कि हर ऑर्बिटल में जा सकें और एक दूसरे से दूर जा सकें ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो सके, ये वो चाहते हैं। ठीक है, तो रिपल्शन मिनिमाइज करना चाहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर Z है 7 है नाइट्रोजन का। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है? 1s2 2s2 एंड 2p3। अब ये जो अंदर वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, इनको तो इसी में भरना है। ठीक है, तो आपके पास जो 1s2 होता है, हम केमिस्ट्री में ऐसे ही बनाते हैं ना डायग्राम, तो एक अप इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, एक डाउन स्पिन वाला बनाते हैं। वैसे 2s2 के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि एक अप और एक डाउन बनाते हैं। लेकिन ये 2p3 है, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, दो चॉइसेस हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक अप एक डाउन बना के एक ऐसा कर दें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि बेसिकली इसमें तीनों इस तरीके से सिंगल बना दें। अब हंट ने ये बोला कि ये गलत है और ये सही है। तो अब हंट ने ये पता कैसे किया कि ये हो रहा है वो नहीं हो रहा है? उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस देखे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगी, वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीजें। आयरन जो है, आयरन यानी कि अपना Fe जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? Z इज इक्वल्स टू 26 है ना, 26 है ना। तो बेसिकली वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। आपको मालूम होना चाहिए कि जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है बिल्कुल ऑफ बॉ प्रिंसिपल की तरह लिखा हुआ है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया? देखो 10 तो यही हो गया, 2 + 8 10 हो गया, और ये कितना हो गया? 16 हो गया, सॉरी 16 18 हो गया, 18 और 2 20 और 6 26 हो गया। तो बेसिकली 4s2 उसके बाद में 3d6 ऐसे करके ही भरता है। ये याद रखिए जरा, ऑफ बॉ प्रिंसिपल है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। सो ऑफ बॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस तरीके से चीजें फिल होती हैं, राइट? उधर बैठ जाइए, या फिर इधर भी बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे जगह नहीं, वहां पीछे बैठिए। ओके फाइन। सो लिसन, ऑफ बॉस प्रिंसिपल बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये आप लोग देख चुके हैं केमिस्ट्री में ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कोई डिस्कशन करने का भी कोई हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग बात करते हैं हंट्स रूल की ही। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि जो 3d6 है, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भर सकते हैं। जो डी सब शेल है इसमें 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, और वो जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो ये 6 कैसे भरेंगे? तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। ये अंदर वाले जो हैं, एक अप एक डाउन होता है, इनके पास चॉइस नहीं है। अंदर वाले जितने भी हैं, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, यहां पे भी अब चॉइस नहीं है। पहले तो ऐसा भरेगा और बाद में ऐसा भरेगा। कैसे मालूम पड़ा भी बता रहा हूं कि ये ऐसा भरता है, पहले अप फिर वो डाउन 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 जा रहा है मान लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, पहले डाउन 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 भी भर सकता है, बाद में अप भी भर सकता है, अप या डाउन, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप किसे कहते हैं अप और किसे कहते हैं डाउन। एनीवे, सो ये हो गया 2p6, फिर आ गया आपका 3s2,
फिर आ गया आपका 3p6, फाइनली जो बचा आपका वो है, नहीं सॉरी 4s2 भी है। तो कॉन्फ़िगरेशन तो सभी को आता है अच्छे से। तो बेसिकली 1s2, 2s2, 2p6, जिसमें कैसे भरा है हंड्स के अकॉर्डिंग, पहले अप 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 वाले भरे हैं, फिर डाउन 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 वाले भरे हैं। फिर ये हो गया आपका 3s2, ये 3p6 हो गया, ये 4s2 हो गया, और ये आपका 3d6 अभी मैं भर रहा हूं, ठीक है, 3d6 भर रहा हूं। तो 3d6 में कैसे भरेंगे, ऐसा हो सकता था कि एक अप एक डाउन हो गया, एक अप एक डाउन हो गया, एक अप एक डाउन हो गया, तो 6 के 6 पूरे पैड हो गए। तो इसका मतलब है ना, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, फ्री में नहीं होता मतलब जोड़ी में रहता। और अगर जोड़ी में रहता तो बेसिकली क्या होता ना कि मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाता। ये जो अप स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिज्म है और डाउन स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिज्म है, ये दूसरे को कैंसिल कर देते। तो आयरन जो है, आयरन फेरम जिसे हम कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में, ये बेसिकली ये कभी भी मैग्नेटिक नहीं होता, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। अगर ये बात हो रही होती तो, अगर ये बात हो रही होती तो आयरन फेरोमैग्नेटिक नहीं होता। आयरन फेरोमैग्नेटिक है ना, आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक वही चीजें होती हैं जिनका मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा होता है। और मैग्नेटिज्म बड़ा होने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहें। ये हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में वीस थियरी में पढ़ा हुआ है। वीस थियरी जो है 12th स्टैंडर्ड में, डोमेन थियरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, उसमें 12th में ये पढ़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उस चैप्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, वहां पढ़ा हुआ है। तो इसमें होता क्या कि तीन नहीं, कैसे भरेंगे देखो, 1 2 3, चौथा भी ऐसे भरेगा, पांचों भी ऐसे भरेगा, ये हो गया। अब छठा जो इलेक्ट्रॉन आया तो वो फिर इसको पैड करेगा, तो इसका मैग्नेटिज्म कैंसिल हो गया। तो 4 अकेले इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिज्म बनेगा, 4 अकेले, 4 होके भी अकेले, 4 होके भी अकेले, 4 लोग अगर हैं तो ये जरूरी थोड़ी कि पेयरिंग हो ही जाएगी उनकी। अकेले हो सकते हैं ना 4 लोग भी, इंसानों में भी 4 लोग अकेले हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये 4 अकेले अकेले लोग हैं, और अकेले अकेले हैं तो इसका मैग्नेटिज्म, इसका मैग्नेटिज्म, इसका मैग्नेटिज्म, इसका मैग्नेटिज्म मिलकर बड़ा मैग्नेटिज्म बनाते हैं। अगर एक अप एक डाउन रहेगा तो मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इसका मैग्नेटिज्म कैंसिल हो गया, लेकिन इसकी वजह से, इन चारों की वजह से मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा है। तो यहां से हमें सबूत मिलता है। तो ये जो हंड रूल है, ये बेसिकली एक इंपीरिकल रूल है। इंपीरिकल का मतलब कि बेसिकली हमारे पास इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसकी कोई थियरी नहीं है। ये रूल हमें कहां से मिला है? एक्सपेरिमेंट को देख के। एक्सपेरिमेंट जब हमने चेक किया तो आयरन फेरोमैग्नेटिक है, जबकि अगर हंड्स रूल सच ना होता तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरता, 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 और 6 के 6 उनका जो मैग्नेटिज्म है कैंसिल हो जाता। लेकिन मैग्नेटिज्म कैंसिल नहीं हो रहा है, मैग्नेटिज्म कैंसिल नहीं हो रहा है। हमें मैग्नेटिज्म मिल रहा है, और भी अच्छा खासा बड़ा मैग्नेटिज्म मिल रहा है। इसका मतलब बहुत सारे लोग अकेले अकेले हैं आयरन के अंदर। और फिर हमने, ये तो मैंने बातें बोली हैं खाली, हमने एक्चुअल में मेजरमेंट्स करके चेक भी कर लिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन अकेले रहने से जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, उतना ही मैग्नेटिज्म हमें एक्सपेरिमेंटली भी मिला है। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो बेसिकली आयरन के एग्जांपल से हंड्स रूल साबित होता है। लिसन वेरी केयरफुली कि जो हंड्स रूल है वो आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो खास करके कौन सा अपना आयरन है, आयरन का तुम लोग देख चुके। अब नाइट्रोजन का अगर तुम्हें भरना है तो तुम कैसे भरोगे? तो नाइट्रोजन जो है, तो हंड्स रूल क्या कहते हैं देखिए। तो नाइट्रोजन जो है वो होता है Z = 7, यानी कि 1s2 2s2 2p3, राइट? 1s2 2s2 2p3, यही रहेगा ना? हाँ क्या ना? अभी फिजिक्स के हिसाब से मैं थोड़ा इसको लिख के दिखाता हूँ। एक्चुअली केमिस्ट्री में तो आप एकदम सिंपल ये बना देंगे कि आपने यहाँ पे इस तरीके से अप एंड डाउन बना दिया, फिर एक अप बना एक डाउन बना दिया 1s2 2s2 का, और 2p3 का आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे अप 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 करके बना दिया। यही हंड्स रूल है। हंड्स रूल के बिना बनाओगे तो अप और एक डाउन कैंसल, और फिर सिर्फ अप बनाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ये नाइट्रोजन की बात चल रही है। मैं फिजिक्स के हिसाब से बना के दिखाता हूं। तो P का मतलब होता है L = 1, और L = 1 में ml क्या होता है?
-1 0 +1, ये ml की वैल्यूज है ना, -1 0 +1, आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग इट? तो L = 1 जो होता है एक्चुअल में उसके 3 लेवल्स होते हैं। अरे तभी तो जो ये P सब शेल है, P सब शेल, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, Px Py Pz, 3 ऑर्बिटल्स जिनकी वैल्यू -1 0 और +1 होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने का 2 तरीका हो सकता था अगर हंड्स रूल ना होता तो। एक तरीका यह हो सकता था कि अप भरा, फिर एक डाउन इसी में भर गया, फिर एक अप भरा, और दूसरा तरीका यह हो सकता था कि अप भरा, इसके अंदर अप भरा और एक अप भरा। तो हंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है, हंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये सही है। और ये थोड़ा लॉजिकल भी लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप की एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, रिपल्शन मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो अपने मतलब दूर से दूर भागेंगे टू मिनिमाइज द रिपल्शन। सो ये हंड्स रूल है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है। और ये रूल जो है बेसिकली इंपीरिकल रूल है। इंपीरिकल का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट से मिला है, ये है इंपीरिकल रूल, और ये किस चीज से मिला है? एक्सपेरिमेंट से मिला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मतलब इसके पीछे हमने कोई डेरिवेशन नहीं की थी, ये क्या किया था, मतलब कोई थियरी से नहीं आया था ये। हंड ने बहुत सारे एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टडी की, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखा, तो उसने कोरिलेशन निकाला। तो मैं वो आयरन वाले में टोटली एक्सप्लेन पहले वो कर चुका हूं। खाली लाइफ को आसान बनाने के लिए, ये केमिस्ट्री का तरीका, ये फिजिक्स का तरीका, ये बताने के लिए मैंने एकदम सिंपल एग्जाम्पल नाइट्रोजन का लिया, वरना ये बात हम लोग आयरन वाले केस में समझ चुके हैं। सो इतना ही है हंड्स रूल, दैट्स इट। तो अभी जो है फाइनल टॉपिक जो इस चैप्टर का है, इलेक्ट्रॉन स्पिन वाले चैप्टर का, यहाँ पे हमारा यूनिट्स भी खत्म होने वाला है। पहला जो यूनिट है वो भी खत्म होने वाला है। इस यूनिट में दो ही चैप्टर्स हैं। एक तो हाइड्रोजन आइटम वाला था, हमने पढ़ लिया वो। दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन हमारा चल रहा है पिछले कुछ 3-4 लेक्चर से। सो लिसन, हम देखने वाले हैं सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है? सो लिसन, मान लेते हैं कि 2 पार्टिकल्स हैं, 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2। और मान लेते हैं कि पहला पार्टिकल स्टेट ए में है, दूसरा पार्टिकल स्टेट बी में, मतलब ऐसे 2 लेवल्स मान लेते हैं। तो एक ए है, एक बी है, ऐसे 2 लेवल्स भी मान लेते हैं। तो पार्टिकल 1 स्टेट ए में है, पार्टिकल 2 जो स्टेट बी में है। तो इसका जो वेव फंक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा साई ऑफ 1 2। और एक ऐसा भी तो वेव फंक्शन हो सकता है कि जिसमें पार्टिकल 2a में है और पार्टिकल 1b में है। तो इसका जो वेव फंक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा साई ऑफ 2, 1। हाँ क्या ना? तो एक है साई ऑफ 1, 2 और एक है साई ऑफ 2, 1। 2 तरीके के वेव फंक्शंस हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? नाउ लिसन, हमें एक बात मालूम है कि कोई भी वेव फंक्शन हो, भले उसमें हजारों पार्टिकल्स क्यों ना हो, एक सेकेंड, 1 2, चौक से थोड़ी लिखने की आदत भी चली गई। जैसे मार्कर्स वाला सिस्टम आया है, चौक से लिखना भूल गया हूं। सो 1 2 3 सो ऑन, n पार्टिकल्स क्यों ना हो, उनका वेव फंक्शन क्यों ना हो, उस वेव फंक्शन को हम लोग जो है तोड़ सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बहुत सारे वेव फंक्शंस में। ये बात हम लोग को पता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साई ऑफ 1 इंटू साई ऑफ 2 इंटू साई ऑफ 3 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई करके। अरे मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसको, साई n तक मल्टीप्लाई करेंगे। अरे आप लोग याद करो, सच में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सच में ऐसा कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में साई ऑफ r थीटा फाई को सेपरेट किया था, याद आ रहा है? r थीटा और फाई में। तो हाँ, मैं वापस इसको मैंने मिटा के लिख दिया है, अच्छे से ध्यान दीजिए।
तो साई जो था हमारा, हम लिख चुके हैं पिछले चैप्टर में कि साई जो एक वेव फंक्शन था जो 3 चीज पर डिपेंड कर रहा था, तो इट कैन बी रिटर्न एज 3 इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन, जहां पे ये साई 1 है, ये साई 2 है, साई 3 है। जहां पे ये जो साई 1 है ये आर डिपेंडेंट है, ये थीटा डिपेंडेंट है, और ये जो है ये फाई डिपेंडेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो वही काम तो मैं यहां कर रहा हूं ना। अगर मेरे पास n पार्टिकल्स हैं 1 2 3 सो ऑन n तक, तो मैं उसे लिख सकता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ साई 1 साई 2 साई 3 एंड सो ऑन अप टू साई n। ऐसा मैं लिख सकता हूं, ऐसा लिखा जा सकता है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, राइट? अब ध्यान से मेरी बात सुनिए और समझिए कि अगर एक्सचेंज करता हूं मैं 2 पार्टिकल्स को, जैसे कि यहां पे हमारे पास स्टेट्स थे ना, हमारे पास ये था A स्टेट, ये था B स्टेट, ये इसमें था 1, इसमें था 2। मैं अगर ऐसा कुछ करता हूं, एक्सचेंज करता हूं, यहां 2 डालता हूं, यहां 1 डालता हूं, A में 2 और B में 1, अगर मैं ऐसा करता हूं, पार्टिकल ऐसे थे पहले, उन्हें अगर मैं ऐसे डालता हूं, तो ये क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल्स, हम जिनकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जो बात चल रही है इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। और आइडेंटिकल पार्टिकल्स में जब हम एक्सचेंज करते हैं चीजें, कोई भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स में जब हम चीजें, अच्छा आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल, ये सारी चीजें आप लोग लर्न करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, वहां पे बहुत ध्यान से सुनना कि क्या होता है आइडेंटिकल पार्टिकल और क्या होता है नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो हम जिन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूं, तो इन जनरल आइडेंटिकल पार्टिकल्स का होता क्या है कि जब आप पार्टिकल्स को एक्सचेंज करते हैं ना, पार्टिकल्स के स्टेट एक्सचेंज करते हैं, तो स्टेट एक्सचेंज करने से उनके हैमिल्टोनियन पे जो एनर्जी की फुल इक्वेशन है उस पर कोई असर नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? उस पर कोई असर नहीं होता है, उनका हैमिल्टोनियन बदलता नहीं है, यानी कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो साई 1 2 का मॉड का स्क्वायर और साई 2 1 के मॉड का स्क्वायर सेम ही रहता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे कोई असर नहीं होता है। बट लिसन, जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? साई ऑफ 1 2 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस साई ऑफ 2 1, यही मिलेगा ना। जैसे हम लोग 4 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें प्लस माइनस 2 मिलता है। तो अगर एक्सचेंज करने से बीच में प्लस आता है, कुछ पार्टिकल्स के लिए प्लस आता है, कुछ पार्टिकल्स के लिए माइनस आता है, तो अगर प्लस आया एक्सचेंज करने से, तो बेसिकली वेव फंक्शन उन पार्टिकल्स का सिमेट्रिक कहलाता है। और अगर माइनस आया तो उन पार्टिकल्स का वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। तो लिसन, मैं क्या कर रहा हूं, टोटल वेव फंक्शन लिख रहा हूं। अब बोले सर टोटल वेव फंक्शन का क्या मतलब है? अगर ये एक सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का और ये भी एक सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, और दोनों ही है बाय द वे दोनों ही चीजें पॉसिबल है, दोनों ही श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, क्योंकि मैंने बता दिया एक्सचेंज करने पर नहीं बदलता है इनका हैमिल्टोनियन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के दोनों ही सॉल्यूशन है, तो दोनों का सॉल्यूशन है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन होगा। अगर ये दोनों इंडिविजुअली सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आई होप कि ये बात आप सभी के भेजे में घुस रही है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो मैं लिख रहा हूं पहले सिमेट्रिक वाला, साई सिमेट्रिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यहां पर जो है कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एक तरीके का मान लीजिए, तो 1/√2 साई ऑफ 1 in A साई ऑफ 2 in B, आ गया ना। और क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो बीच में आएगा प्लस साई ऑफ 2 in A एंड साई ऑफ 1 in B। ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। 1 in A 2 in B, यहां पे 2 in A 1 in B, दोनों को ऐड कर दिया है। तो बेसिकली फाइनल सोल्यूशन बना रहा हूं, तो ये फाइनल सोल्यूशन है और ये सिमेट्रिक वाला बना रहा हूं।
तो दोनों के बीच में प्लस है। अरे क्या है ये psi12 है, वो क्या है psi21 है। psi12 psi21 दोनों ही सोल्यूशन है ना, तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी सोल्यूशन होगा। अरे लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन सोल्यूशन है ठीक है, लेकिन प्रॉपर मल्टीप्लिकेंड भी तो होना चाहिए ना, इधर प्रॉपर एक चीज मल्टीप्लाई भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। ओके, अब एंटी सिमेट्रिक वाला जो है वो कैसा होगा, वो होगा 1/√2 psi ऑफ 1 in A psi ऑफ 2 in B माइनस psi ऑफ 2 in A psi ऑफ 1 in B। इस तरीके से होगा, राइट? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अब हमें खाली बस ये जानना है, देखो आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए ये भी सच है, ये भी सच है, लेकिन कुछ के लिए पहला वाला सच है सिमेट्रिक होता है, कुछ के लिए दूसरा वाला सच है एंटी सिमेट्रिक। इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए क्या सच है, हमें ये जानना है। अब आप मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रॉन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है कि नहीं करता है? हाँ, हमने पढ़ा था पॉली एक्सक्लूजन वाले वीडियो में, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स वाली में। तो बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर दो बंदों को सेम स्टेट में डाल दिया जाए, दो बंदों को सेम स्टेट में अगर डाल दिया गया, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, तो वेव फंक्शन वैनिश हो जाना चाहिए। वेव फंक्शन वैनिश होने का मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पुटिंग टू पार्टिकल्स इन द सेम स्टेट। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि दो पार्टिकल्स, दो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सेम स्टेट में नहीं हो सकते। एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, उनके स्टेट्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने दोनों को सेम स्टेट में डाल दिया, दोनों को सेम स्टेट में डाल दिया, मतलब 2 को तो ए में डाला ही है, 1 को भी अगर मैंने ए में डाल दिया, तो लिसन 1 भी ए में है, 2 भी ए में है, 2 भी ए में है, 1 भी ए में है। क्या ये वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी? क्या ये वेव फंक्शन की वैल्यू 0 की? नहीं। अरे तो ऐड हो जा रहा है ना, 0 किधर हो रहा है? 1 भी ए में है, 2 भी ए में है, 1 भी ए में है, 2 भी, ओ सॉरी मैंने उल्टा कुछ कर दिया क्या? 2 भी ए में है और 1 भी ए में है, करेक्ट। भावनाओं में बह जाता हूं कभी कभार में। ये चीज सरवाइव नहीं करेगी, ये चीज खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ऐसा ही होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन जो है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, वो ऐसा ही है, उसका वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है। क्यों ऐसे पता चला? कैसे? क्योंकि वो गायब हो जा रहा है जैसे दोनों पार्टिकल को सेम स्टेट में डाल रहे हैं। यानी कि सेम स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन 0 हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है सेम स्टेट में। तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट में एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकते, उनका वेव फंक्शन गायब हो जाता है, वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। और वेव फंक्शन का कोलैप्स हो जाने का मतलब ही इलेक्ट्रॉन का वैसा पॉसिबिलिटी ना होना। तो दो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सेम स्टेट में नहीं रह सकते। इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक नहीं बल्कि एंटी सिमेट्रिक है। बस यही हमें साबित करना था, दैट्स इट। तो यहां पर हमारा जो थ्योरी पार्ट ऑफ द चैप्टर है खत्म हो जाता है। अब हम एक प्रॉब्लम कम से कम एटलीस्ट सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, सो लेट्स गो फॉर दैट। ओके, तो प्रॉब्लम जो है बेसिकली वो कैसा है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अंदर घुस रही है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसमें दी हुई है। सो एक बीम घुस रही है, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घुस रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई है दैट वैल्यू इज 1.2 टेस्ला। 1.2 टेस्ला इज गिवन। टेस्ला का दूसरा नाम भी याद रखिए, टेस्ला को हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। ये वेबर का जो बर्थडे लास्ट मंथ ही होके गया है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त, जुलाई में था इसका बर्थडे वेबर का। एनीवे, so 1.2 Weber per meter square. Find the energy difference between the electrons whose spin are parallel or anti-parallel to the field. आधे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे अप्रोक्सीमेटली जिनकी जो स्पिन है मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट होगी, एंटी पैरेलल होगी। मतलब मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे है, नॉर्थ से साउथ, तो किसी किसी की स्पिन आधे लोगों की ऊपर होगी, किसी की आधे की नीचे होगी। तो किसी की पैरेलल है, किसी की एंटी पैरेलल है। इस तरीके दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड ये है कि बीम दो पार्ट में टूटेगी कि नहीं टूटेगी, दैट इज द क्वेश्चन, कि बीम क्या दो पार्ट में टूटेगी कि नहीं टूटेगी, बीम स्प्लिट होगी कि नहीं होगी। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिसन, याद कीजिए हम लोग एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं, याद कीजिए। ई मैग्नेटिक कैसे निकाला था, याद करो। ई मैग्नेटिक कैसे निकाला था, ई मैग्नेटिक वॉज म्यू एस डॉट बी, याद आ रहा है, म्यू एस डॉट बी, ऐसे करके हमने निकाला था, म्यू एस डॉट बी। तो म्यू एस डॉट बी जो होता है वो क्या था, 2 इंटू ई बाई 2m, वैसे माइनस रहता है ना बाय द वे, माइनस म्यू एस डॉट बी रहता है, और वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस तो यहां पे बाहर तो है ही एक्सटर्नली, लेकिन म्यू एस के फॉर्मूले में भी माइनस है। अगर याद नहीं आ रहा तो पिछला लेक्चर देख लो, तो पिछला का पिछला लेक्चर, तो बेसिकली माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो 2e/2m और रहता है s, ठीक है, डॉट का बन जाएगा cos थीटा, और ये हो गया आपका b, याद आ रहा ऐसा कुछ था। सो नाउ लिसन, ध्यान से देखिए, s cos थीटा क्या होता है, s cos थीटा जो होता है वो होता है sz, क्या होता है, sz। sz क्या होता है, ms h क्रॉस, सो 2eh क्रॉस बाई 2m, ठीक है, ms और b। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट, इज इट विजिबल, राइट? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, 2eh क्रॉस बाई 2m msb, इसको मैं लिख सकता हूं 2 म्यू बी, बिकॉज ये कुछ और नहीं है, बोर मैग्नेटॉन है, तो 2 म्यू बी msb ये रहता है, राइट? तो एनर्जी एक एनर्जी क्या होगी, ई मैग्नेटिक क्या होगी, एक एनर्जी होगी ms की जगह पे डालो प्लस हाफ, तो प्लस हाफ डालते ही हाफ और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बी आएगी। और दूसरी एनर्जी ई मैग्नेटिक 2, उसमें माइनस हाफ डालो, ms की दो वैल्यूज है ना खाली, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो माइनस हाफ डालो, तो माइनस हाफ और ये 2 कैंसिल होके बचेगा आपके पास माइनस म्यू बी। अब एनर्जी डिफरेंस का क्या मतलब है, एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई वो रहेगा ई मैग्नेटिक 1 माइनस ई मैग्नेटिक 2, करेक्ट? तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, म्यू बी माइनस ऑफ म्यू बी। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो यानी कि आ जाएगा 2 म्यू बी। सो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस दैट दे रिक्वायर, उनको यही चाहिए, बट ये तो फॉर्मूला है, वैल्यू कैसे आएगी, ये तो फॉर्मूला है ना, 2 म्यू बी आ रहा है, ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं, तो 2 म्यू बी आ रहा है हमको, ठीक है। सो लिसन, एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए था, दैट इज 2 म्यू बी, और वो है 2 इंटू बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला वैल्यू क्या थी, 9.724 इंटू 10⁻⁻²4। देखो ऐसी कुछ है ना, 724 नहीं है, 274 आई गेस, देखो चेक करो जरा बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू, हाँ 9.274 इंटू 10⁻⁻² है, सो 9.274 शॉर्ट में खाली 27 ले लो इंटू 10⁻⁻²4 जूल पर टेस्ला या जूल पर वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो बेसिकली ये वैल्यू ले लो मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू कितनी है दिया गया है ना 1.2 टेस्ला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा जूल होता है एनर्जी, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻, इसका फाइनल आंसर है
2.2248 इंटू 10⁻⁻23। आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, 10⁻23 जूल। और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो हमें आंसर आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जूल गया, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं। ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है डेल्टा ई। अच्छा, उन्होंने दूसरा सवाल भी पूछा है, तो पहला सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल क्या पूछा है कि क्या ये बीम स्प्लिट होगी कि नहीं होगी। लिसन, बीम स्प्लिट होने के लिए दो अलग अलग फोर्स होना चाहिए बीम पे। याद है आपको, मैंने बताया था F इक्वल्स टू माइनस du/dx या du/dr। याद आ रहा है, मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया। आई गेस आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, बट ये बता चुका हूं। सो du/dr या du/dx भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप r ले रहे हैं, x ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो यहां पर माइनस d/dr ऑफ ई मैग्नेटिक आ जाएगा कि भाई बीम जब जा रही है मैग्नेटिक फील्ड में से, तो उसके पास एनर्जी ई मैग्नेटिक होती है। अब यहां पर जो है हमारा वैल्यूज आ जाएंगी जो कि है आपकी, हमने भी निकाल के देखा ना भाई, कितना आ रहा था, म्यू बी ms एंड 2। अभी पूरा निकाला है 2 म्यू बी ms। खाली ms में हमने खाली प्लस माइनस हाफ डाला था, ये पूरा निकाल चुके हम लोग। 2 म्यू बी ms। इसमें से बाहर क्या क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, म्यू बी बाहर आ जाएगा, ms भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा। बचेगा तो अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। और आपको याद होगा कि जो स्टर्न एंड गरलैक थे, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ली थी। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जब रहती है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब रहती है, तब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। बट यहां पे तो फील्ड क्या दिया है, यूनिफॉर्म दिया है, मतलब कांस्टेंट दिया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, तो फोर्स ही 0 हो गया बीम के ऊपर, तो बीम स्प्लिट नहीं होगी। हालांकि दो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होंगे, बट बीम स्प्लिट नहीं होगी। एनर्जी लेवल्स डिफरेंट है। एनर्जी लेवल्स डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ms डिफरेंट है। एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगे लेकिन बीम स्प्लिट नहीं होगी, तो बीम विल नॉट स्प्लिट इज द आंसर फॉर दिस। दैट्स इट, विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।